Assalamualaikum. Beta, in this video lecture of genetics, I will tell you about the genetic databases. Okay. Before I tell you about all the tools, you first need to have a little flick of idea that what actually is beta genetic database. Genetic database refers to repository of data related to genetic information. जो भी बेटा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है उसको जमा करना एक जगह पे, दैट इज़ द रिपोजिटरी, इट इज़ द जेनेटिक डेटाबेस. सो जेनेटिक डेटाबेस इज़ नथिंग बट द रिपोजिटरी, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्शन at a particular place of all the data related to genetic information. Okay, genetic information में बेटा जेनेटिक वेरिएशन भी हो सकती है, ठीक है, और जीन जीन इंटरेक्शन भी हो सकती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है. सो कहने का मकसद ये है बेटा, आपकी जो कुल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है पूरी, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डेटा कलेक्ट करके एक जगह पे रखी जाए, उसको हम जेनेटिक डेटाबेस कहते हैं, ठीक है. और ये जेनेटिक डेटाबेस स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो बायो जीपीएस भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकती है जो कि हम डिस्कस करेंगे. जो स्ट्रिंग है ये एक जेनेटिक डेटाबेस है, एक टूल है जो कि एक मखसूस किस्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मुतालिक डेटा कलेक्ट करके देता है, ठीक है. हमने यही कहा ना, जेनेटिक डेटाबेस क्या है? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करे और उसको जमा करे. तो वन ऑफ दैट इज स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग इज एक्चुअली, it stands for search tool for retrieval of interacting genes or proteins. Now let me tell beta, this is the abbreviation of this string. What is a string? It is a database, ठीक है. और डेटाबेस का जनरल काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मुतालिक सारी डेटा कलेक्ट करना. ये कौन सी डेटा को कलेक्ट करता है? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, कि दो प्रोटीन्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं. दोबारा रिपीट करते हैं बेटा, जेनेटिक डेटाबेस का काम होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मुतालिक सारी डेटा को कलेक्ट करना, एक जगह रखना. तो स्ट्रिंग एक आपका डेटाबेस है, इसका काम भी वही होगा, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना. कौन सी डेटा कलेक्ट करना? कि हाउ प्रोटीन्स इंटरेक्ट, हाउ टू प्रोटीन्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ओके, right? So actually researchers beta use it to study how proteins interact within the cell, and this is really essential to study how proteins interact within a cell. This is essential for understanding the cellular processes and the disease mechanisms. Okay, so if this is a cell inside your body, inside your cell this is protein A, this is protein B, how these two proteins are interacting with each other, okay, how these two proteins are interacting with each other, this is determined by this genetic database. This is string. Okay, and this is very essential to understand protein protein interaction. Okay, to understand the cellular processes, that is the processes occurring inside the cell, to understand the disease mechanism. बहुत सारे diseases ऐसी होती हैं बेटा जिसमें protein interactions होती हैं, ठीक है. तो इस तरीके से बेटा ये कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग यूज़ करके? कंप्यूटेशनल प्रिडिक्शंस के थ्रू, नॉलेज ट्रांसफ़र बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द या दैट्स इट. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्ट्रिंग बेटा, इट इज़ अ डेटाबेस जिसका काम होता है, ज़ाहिर है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना. और क्या डेटा है कलेक्ट करना बेटा? स्ट्रिंग का काम है protein protein interactions within a cell. Okay, to help understand the cellular processes and the disease processes. Okay, now let's come to another database, that is the bio GPS. Let me explain you. So yeah, bio GPS. Bio GPS is obviously, it's also a database. It is a gene annotation portal that provides extensive gene expression data across different tissues and cell types. बेटा ये एक ऐसा डेटाबेस है
जो कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि डिस्क्राइबिंग पोर्टल है, एनोटेशन पोर्टल है, और आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर और सेल्स के अंदर। अब फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, फ़र्ज़ करें ये एक लिवर सेल है, और फ़र्ज़ करें ये एक मसल सेल है को। तो बेटा इसके बाद आप लिवर सेल के अंदर देखें, ये फ़र्ज़ करें ये एक न्यू एक जीन है, और मसल सेल के अंदर एक ये जीन है। तो लिवर सेल के अंदर जीन किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और प्रोटीन बनवा रहा है, मसल सेल के अंदर जीन किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है और प्रोटीन बना रहा है। तो बायो जीपीएस ऐसी डेटा है, ऐसी एक डेटाबेस है जिसका क्या काम है, जीन एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करना, उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन देना, जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, सेल टाइप्स के अंदर, ठीक है। एंड बेटा रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस यूज दिस बायो जीपीएस टू एक्सप्लोर डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स and integrate data with other genomic annotations. Okay, so in short, BioGPS is a genetic database, और इसका क्या काम है बेटा, क्या काम है, टू डिस्क्राइब द जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, डिफरेंट सेल टाइप्स के अंदर, और बहुत सारे रिसर्चर्स क्लिनिशियंस इसको यूज़ करते हैं ताकि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल पता चले कि जीन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, और इंटीग्रेट डेटा विथ अदर जीनोमिक एनोटेशंस, ताकि और दो एनोटेशंस हैं, दो जगहों से कलेक्ट की हुई डेटा है, उसको हम कंपेयर भी कर सकें, ठीक है बेटा। राइट आफ्टर बायो जीपीएस कम्स अनदर जेनेटिक डेटाबेस दैट इज़ द OncoDB. OncoDB is a cancer-focused database that provides information on the oncogenes and the tumor suppressor genes and the related pathways. OncoDB का भी काम जो है बेटा जीन्स को स्टडी करना है, just like BioGPS. But don't forget, BioGPS was related with the study of gene expression. OncoDB is related to the study of, the genes which are associated with cancers, like oncogenes, like tumor suppressor genes, or इनसे related pathways. Okay, and it is used in the oncology research to study genetic mutations associated with the different cancers. फर्ज करें ये एक ऑन्कोजीन है और ये एक प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है, सॉरी, ये एक ऑन्कोजीन है और ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो दिस विल लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन, और अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो दिस विल आल्सो लीड टू द ट्यूमर फॉर्मेशन। ओके, सो इस ऑन्कोजीन के अंदर किस तरीके की म्यूटेशन हो और इस ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर किस तरीके की म्यूटेशन हो तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी, इट ऑल इज स्टडीड बाय this OncoDB. Listen, you can see here, yeah, OncoDB is a cancer focused database. मेनली इसका काम होता है कैंसर को स्टडी करना और उसके कैंसर के पीछे जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं उनको स्टडी करना, एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑन्कोजीन्स, ओके, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ओके, और इनसे होने वाले पाथवेज. सो इट इज़ यूज्ड इन द ऑन्कोलॉजी रिसर्च टू स्टडी द जेनेटिक म्यूटेशंस एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कैंसर्स. ऑनको जीन्स में, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में किस तरह की म्यूटेशंस होती हैं जो कि ट्यूमर की तरफ लेके जाती हैं, तो इट इज़ OncoDB दैट विल टेल यू बेटा. ओके, right after OncoDB there are two other genetic databases. One is the UniProt. It's a comprehensive source for protein sequence and functional information, for comprehensive resource for protein sequence and functional information. The very first we did was a string. The string, what was it doing? It was really important to know the protein interaction, protein A, protein B. How do they two interact? This is the a string that tells you, that helps you to understand and study. But what does this UniProt do? UniProt is little different from string. UniProt does not associated with the study of the two protein interaction. But what does this UniProt do? It is associated with the study of the protein sequence एंड फंक्शनल इन्फॉर्मेशन. दो प्रोटीन्स की इंटरेक्शन को स्टडी करना ये स्ट्रिंग का काम है. अच्छा, एक प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये इसका फंक्शन क्या है, इसको स्टडी करना और डेटा को कलेक्ट करके जमा करना, ये काम है आपके यूनिप्रोट का. इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन protein function, protein structure and interaction as well. When it comes to interaction only, it is a string. Okay, and researchers use UniProt for bioinformatic analysis, functional genomic studies, and to gain insights into protein roles in various biological processes and diseases.
इस तरीके से बेटा पता चलेगा ना कि डिफरेंट प्रोटीन्स का क्या रोल है डिफरेंट डिजीज़ के अंदर, और किस तरीके से प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं डिजीज प्रोसेसेस के अंदर अगर कोई पैथोलॉजी है तो। ठीक है, यू अंडरस्टैंड यूनिप्रोट बेटा। देन कम्स द एनसीबीआई। एनसीबीआई एक डेटाबेस नहीं है, लेकिन एनसीबीआई एक इदारा है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई। और ये प्रोवाइड करता है आपको डिफरेंट डेटाबेसेस और टूल्स फॉर बायोलॉजिकल डेटा। फॉर एग्जांपल कौन से ये टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि जियो बैंक, पबमेड और जियो। ओके, और जीईओ, जियो सॉरी, दिस इज नॉट जियो बैंक, दिस इज जैन बैंक, जैन बैंक फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। सो एनसीबीआई इज kind of center for biotechnology information. This center provides you different tools, for example जैन बैंक, और जिसकी मदद से आप जो आपके डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा उसकी सीक्वेंसेस को स्टडी कर सकते हो। इट गिव्स यू पबमेड, जिसकी मदद से आप बायोमेडिकल लिटरेचर स्टडी करते हो और उसको मज़ीद आप एक्सटेंड करते हो। और जी ई ओ फॉर जीन एक्सप्रेशन डेटा। कैन यू लेट मी नो बेटा इन कमेंट सेक्शन व्हाट वाज अनदर डेटा बेस दैट वाज helping you to determine the gene expression? Do let me know beta. Right, so this is what you can learn, you can keep in your mind about NCBI. It is a center, ये एक इदारा है जो different tools देता है आपको, PubMed, GenBank, Geo, for different genetic, for collection of the data from different genetic sources. Okay, right, like GenBank for nucleotide sequencing, PubMed for biomed literature, GEO for the gene expression data, right? Okay. Yeah, then comes the genome AD beta. Genome AD, that refers to genome, actually refers to genome, and AD is actually your aggregation database. Aggregation database. What does it do beta? It aggregates exome and genome sequencing data from diverse population. जो बहुत सारी पॉपुलेशन, और बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट लोग हैं उनमें से हर किसी इंडिविजुअल का एक्सोम और जीनोम को एग्रीगेट करना, उनकी सीक्वेंसिंग डेटा को एग्रीगेट करना, जमा करना एक लाइब्रेरी के अंदर, दैट इज द जीनोम एडी. I hope you know the difference between the exome and genome beta. It's been uh, like so many days I've been delivering the lectures on genetics. So genome is a complete genetic material in simple words. Exome is a little portion from that entire genome. Okay, so what does this genome AD do? What does this genome AD do beta? Genome AD aggregates exome and genome sequencing data from diverse population. जो बहुत मतलब population के अंदर जो individuals हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल का उनका जो बेटा पूरा जीनोम है, और जीनोम के अंदर जो एक्सोम है उसकी सीक्वेंसिंग डेटा को कलेक्ट करना किसका काम है बेटा? जीनोम एडी का काम है. ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स अलील फ्रीक्वेंसी डेटा फॉर जेनेटिक वेरिएंट्स के जो हर इंडिविजुअल के अंदर पॉपुलेशन में जो जीनोम और जो एक्सोम मौजूद है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं, जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं उसकी अलील फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी के अंदर, यानी कि मतलब बेटा जीन्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है और उनके इन सिंपल वर्ड्स जो जीन्स के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? हाउ फ्रीक्वेंटली पीपल आर डेवलपिंग द जेनेटिक वेरिएशंस. This genetic variation may be any mutations. Okay, and this helps the researchers and clinicians to assess the frequency of rare variants and identify potential disease associated mutations. Isn't it following what I just said? So if I summarize it beta, genome AD is a database जिसका क्या काम होता है? पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो पूरा जीनोम है और उसके अंदर जो एक्सोम है उसकी सीक्वेंसिंग डेटा को जमा करना, बस सिंपल सी बात. और इसी बहाने आपको जब आप उनके एक्सोम और जीनोम को स्टडी करोगे तो उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं कि अच्छा ये नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन है, अच्छा इन पांच जीन्स के अंदर ये एक जेनेटिक वेरिएंट है, ये एक डिफरेंट जीन मौजूद है,
और हम जब ये एक इंडिविजुअल है ना, जब ऐसे 10, 50, 100 इंडिविजुअल्स को कंपेयर करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि कितना फ्रीक्वेंटली लोगों के अंदर जेनेटिक वेरिएंट्स मतलब पाए जा रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली जो है लोगों के अंदर जेनेटिक वेरिएशन है। और फिर पता चलेगा कि अच्छा ये जो वेरिएंट है क्या ये हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, क्या ये म्यूटेशन की वजह से तो वेरिएंट नहीं बना, ठीक है, और ये क्या वेरिएंट डिजीज कॉजिंग वेरिएंट तो नहीं है, राइट? Now you understand. So genome AD is actually essential for studying population genetics. So this can be very important exam question for you, beta. So if your examiner asks you about the population genetics, to study the genome and the exome of the entire population, और genome के अंदर मौजूद genetic variants को study करना और पता करना कि क्या ये disease causing variant तो नहीं है. It is your genome AD. Okay, right. After genome AD comes two other terms. The Killing War, it's a public database, and then we'll talking about the OMIM, which is an online database. The Killing War, beta. Killing War is a public database that archives that collects information about the relationship between the genetic variants and the human health. कि एक genetic variant है और इसका क्या ताल्लुक है आपकी phenotype के साथ, क्या ताल्लुक है आपकी हेल्थ पे, क्या ये डिजीज कराएगा या नहीं कराएगा. Okay, so ClinVar is a public database that collects information about the relationship between the genetic variant and human health. ये एक genetic variant है और इसका क्या रिलेशन है आपकी हेल्थ के साथ, इज इट डिजीज कॉजिंग और नॉन डिजीज कॉजिंग. ओके, एंड दिस क्लिनवार इज यूज्ड बाय बेटा क्लिनिशियंस फॉर इंटरप्रेटिंग जेनेटिक टेस्ट रिजल्ट. जब आप टेस्ट करते हो तो फिर पता चलना कि अच्छा ये जो वेरिएंट है ये डिजीज कॉजिंग है या नहीं है, तो उस टेस्ट को इंटरप्रेट करना is assisted by ClinVar. And it is also used by researchers to study the genetic basis of the disease. If a genetic variant is producing a disease or it is not producing the disease, once you study the gene you will come to know. So researchers do use it to understand the genetic basis of disease. For example, this genetic variant is producing the disease on your phenotype. So using ClinVar, you will be able to study the genetic basis of the disease. That if disease is occurring, then what is the genetic basis behind this disease? Okay, and it is also used by the genetic counselors to provide the risk assessment. जेनेटिक काउंसलर्स यूज करते हैं क्लिनवार को और बताते हैं कि अच्छा ये जेनेटिक वेरिएंट है, इससे डिजीज हो रही है, तो फर्ज करें कि ये जो जीन है बेटा जेनेटिक वेरिएंट है, इसमें एक सर्टेन म्यूटेशन है और इस म्यूटेशन के बाद कितना रिस्क है कि आप डिजीज डेवलप करोगे. अच्छा फर्ज करें ये जेनेटिक वेरिएंट है, इसमें एक तरह की म्यूटेशन है, तो फिर आप बताओगे अच्छा इस तरह की म्यूटेशन है तो यू आर एट 50% रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस डिजीज. तो जेनेटिक काउंसलर डू यूज क्लिनवार to provide the risk assessment. Okay, right. If you understand this, then you are done with this part beta. ClinVar is simple, it's a public database. It collects information about the relationship between the genetic variant and human health. एक genetic variant और उसका आपकी health पे क्या असर है, ठीक है? Is it disease causing or not? Right after ClinVar is OMIM, that is Online Mendelian Inheritance in Men. Online Mendelian Inheritance in Men. But it's an online database. It is a catalog of human genes and genetic disorders. This complete is the catalog of your genes where you can see the genes. Okay, this is the catalog of human genes and the genetic disorders. It's a catalog of human genes and the genetic disorders. Okay, this is another catalog where your diseases are described. Okay, if this gene is affected, this will lead to this disease. If this gene is affected, this will lead to this disease. Okay, so OMIM is the online Mendelian inheritance in men. It's a catalog of the human genes and the genetic disorders. It is used by clinicians and the researchers to understand the genetic basis of the disease. To understand जेनेटिक बेसिस ऑफ द डिजीज के, अगर ये देखें कि ये डिजीज का कैटलॉग है, ये जीन्स का कैटलॉग है, अगर आप OMIM यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस डिजीज के पीछे जेनेटिक बेसिस क्या है, इस डिजीज के पीछे जेनेटिक बेस क्या है. ओके, एंड इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस, कि डिजीज जो हो रही है वो किस जीन में किस म्यूटेशन की वजह से हो रही है बेटा, ठीक है. एंड विल आल्सो एक्सप्लोर द फिनोटाइपिक कोरिलेशंस, कि अगर एक जीन में म्यूटेशन है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, कौन सी डिजीज अपीयर होगी.
OMIM, it is crucial resource for diagnosing, genetic conditions and discovering new genetic syndromes. If you have approached OMIM, you can better easily diagnose the genetic mutations and leading diseases, okay? And even some new genetic syndromes as well. So that's all about beta lecture on genetic basis, genetic databases. Hope you got the concepts. If you did beta, you can appreciate me by liking to the video, subscribing to the channel. Thank you so much beta. Class dismissed.